इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय, वो भी 2 गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। 2 गड्ढे क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते। उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल लो। अरे दूसरी की क्या जरूरत है, इसी को साफ करवा दो ना। टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा। यानी सोनखार। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा 2 गड्ढों का शौचालय। और ये भाभी जी को दो। धरती का उपहार है मिश्रा। शौचालय हो तो 2 गड्ढों वाला। जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन है और उसके गिरोह की हीरोइन तस्करी के लिए एक आधार स्थापित करने की योजना का कड़ा विरोध करते हैं। कांचा और गांव के जमींदार दिनकर राव यानी गोगा कपूर द्वारा एक सेटअप घोटाले में बदनाम होने के बाद दीनानाथ को छेड़छाड़ करने वाले ग्रामीणों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, जो चीना के लाभ के लिए बहुत अधिक है। अपने पिता की हत्या का बदला लेने और अपनी मां सुहासिनी चौहान यानी रोहिणी हटकंडी के साथ बलात्कार के प्रयास का बदला लेने के लिए और अपने पिता के नाम से साफ करने की तीव्र इच्छा के साथ उसके बेटे विजय दीनानाथ चौहान यानी अमिताभ बच्चन ने उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। माँ और बहन शिक्षा यानी नीलम की भाग्य के एक अजीब मोड़ से उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के धुंधले अंडरबेली में उतरने का कारण बनता है। उसे गैंगस्टर हसमुख यानी अरविंद राठौड़, उस्मान भाई ने अवतार गिल और अन्ना शेट्टी यानी दीपक सिरके ने अपने कब्जे में ले लिया। सीढ़ी पर अपने तरीके से काम करते हुए विजय एक अंडरवर्ल्ड किंग पिन के रूप में कुख्यात प्राप्त करता हुआ बड़ा होता है। विजय को पुलिस आयुक्त MS गायतोंडे यानी विक्रम गोखले, जो उसकी आलोचना करते हुए उसके लिए सहानुभूति स्थान का पोषण करते हैं, उनके पूर्व मालिकों द्वारा उनके जीवन पर संभवित हत्या के प्रयास के बाद जब उन्होंने उसके ड्रग तस्करी कार्यों में सहयोग करने से इनकार कर दिया। हालांकि विजय ने गायतोंडे की चिंता को खारिज करते हुए कहा कि वह पहले से ही नियोजित प्रयास से अवगत है और बिना किसी पूर्व आक्रमण या विरोध के इसे अंजाम देने का इरादा रखता है। विजय की कार पर उसके आकाओं ने घात लगाकर हमला किया, जिससे उस पर कई राउंड फायरिंग की और बाद में उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसे एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्णन अय्यर MA यानी मिथुन चक्रवर्ती द्वारा खोजा गया, जो उसे अस्पताल ले जाता है और उसकी जान बचाता है। उसका दोस्त बन जाता है और अंततः शिक्षा के अंगरक्षक के रूप में रोजगार पाता है। कमिश्नर गायतोंडे का अनुमान है कि विजय ने मूल रूप से अपने ऊपर हत्या का प्रयास करने के लिए एक जुआ खेला ताकि अपने अनुयायियों की धारणा में खुद को देवता की स्थिति में ऊंचा किया जा सके। अपने दुश्मनों को कवर करने के लिए चिल्लाते हुए भेज दिया। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्णन विजय को उनके बिस्तर से चुपके से अपने आकाओं के हाथ एक और हत्या के प्रयास से बचाता है। विजय एक एक करके हत्यारों को निशाना बनाकर अपनी हत्या के प्रयास का बदला लेता है। वह हसमुख और उस्मान भाई को मारने से शुरू होता है, जो विजय को क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद है। विजय की मां अपनी आपराधिक प्रवृत्तियों को दृढ़ता से स्वीकार करती है और शिक्षा के साथ उससे अलग रहती है। एक रात जब विजय रात को खाने के कार्यक्रम के लिए आता है तो उसकी मां उसे अपने पिता के अच्छे नाम को बदनाम करने के लिए उसका पीछा करके घर से भगा देती है। विजय आहत और परेशान मैरी की बाहों में सांत्वना चाहता है और उसके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। तब शिक्षा का अपहरण कर लिया जाता है और अन्ना शेट्टी द्वारा एक झोंके में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने सहयोगियों की मौत का बदला लेना चाहता है। और कृष्णन द्वारा एक असफल बचाव प्रयास उन दोनों के बीच विवाद के साथ समाप्त होता है। विजय सुनता है और गुस्से में आकर अन्ना को मारने आता है। अन्ना की बेरहमी से पिटाई करने के बाद विजय ने उसे तलवार से काट दिया। कृष्णन और शिक्षा के बीच घनिष्ठ मुठभेड़ उन दोनों के बीच बढ़ती घनिष्ठता का कारण बनती है और वे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। विजय नाराज है और अपनी मां के साथ संबंधों के खिलाफ जोरदार विरोध करता है, लेकिन जब उसकी मां उसे अस्वीकार करती है और कृष्णन को अपना अच्छा बेटा मानती है तो उसे फिर से फटकार लगाई जाती है।
लेकिन मामूली से संबंध और गहराई से आहत विजय मैरी में संतना चाहता है और बाद में उससे शादी करता है और अपनी माँ का पक्ष पाने के लिए सही तरीके से चीज़ों को करने का संकल्प करता है। कांचा चीना के साथ अपने पुराने गांव में प्रवेश की अनुमति देने के लिए एक सौदा काटने के बाद विजय कई राजनीतियों को गति देता है जो चीना के अपराधियों कार्यों को काम करता है और उसे गांव का कानूनी स्वामित्व हासिल करता है। वह कांचस के गुर के गोरा यानी बाप क्रिस्टो को मारता है जिसे पूर्व आयुक्त गाइडोंटे की हत्या के लिए भेजा जाता है। जिस तरह उसके पिता की हत्या की गई थी उसी तरह वह बदनाम और ग्रामीणों के हाथ दिनकर राव की हत्या करवा देता है। विजय ने चीना को दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान के बारे में सूचित किया। चीना की लैला ने अर्चना परन सिंह को अदालत में कांचा के खिलाफ गवाही देने की व्यवस्था करके उसे जेल में डाल दिया। लैला खुद को बेस्से की बेटी शांति के रूप में प्रकट करती है जिससे उसे बदनाम करने के लिए मास्टर दीनानाथ को स्थापित करने में मदद की और वह कांचा को वापस पाने के लिए विजय का तुरुफ का पत्ता रही। विजय के लिए आखिरी दिन का है और अपने आपराधिक तरीकों पर लौटने और उन्हें बचाने के लिए आग की राह पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। एक हिंसक और खूनी संघर्ष होता है क्योंकि चीना हर इमारत पर बमबारी करता है और विजय द्वारा मारे जाने से पहले पूरे गांव को ध्वस्त कर देता है जो उसे भीषण आग में फेंक देता है और उसे जिंदा जला देता है। हालांकि विजय कांचा द्वारा उन पर लगाए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण दम तोड़ देता है। अपने परिवार के पुराने घर की जगह पर अपनी मां की गोद में मरते हुए विजय अपने चुने हुए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है कि वह वास्तव में अग्निपथ आग का मार्ग अपने पिता की कविता को एक अच्छे लड़के के रूप में सिखाया गया था अपने परिवार के लिए न्याय पाने के लिए चला गया और जोर देकर कहा कि वह अपराधी नहीं है। उसकी मां कृष्णन शिक्षा और मरियम के साथ उसके शरीर पर रोती है, अंत में से क्षमा कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था। 1990 में रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ जो उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 10वें स्थान पर रही थी, फिर भी फ्लॉप ही मानी गई। कारण था इसका भारी भरकम बजट। मुकुल आनंद द्वारा बनाई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गैंगस्टर का रोल किया था। इस फिल्म का नाम अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अग्निपथ से लिया गया था और फिल्म में इस कविता की कुछ लाइनों का इस्तेमाल भी किया गया था। इसका डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था, जिसे देखो वही विजय दीनानाथ चौहान की रट लगाए हुए था। आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ के गालों में रुई भर दी जाती थी ताकि वे चिपके हुए न लगे और आवाज भी थोड़ी अलग निकले। ऐसा है कुछ मार्लन ब्रांडो के साथ भी किया गया था। जब वे हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर की शूटिंग कर रहे थे, गॉडफादर में तो ये तकरीबन काम कर गई, पर अमिताभ को लोगों ने इस फिल्म में कुछ खास पसंद नहीं किया था। फिल्म के एक सीन में अमिताभ के किरदार को मां द्वारा घर से निकाल दिए जाने के बाद दुखी विजय को फिल्म की हीरोइन माधवी के साथ बेड सीन करना था और अमिताभ उस सीन को करने में सहज नहीं थे। इस बारे में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर मुकुल आनंद से बात की और उस सीन को फिल्म से निकाल दिया गया। वैसे तो टीनू आनंद और अमिताभ एक ही उम्र के हैं, मगर इस फिल्म में टीनू का किरदार अमिताभ के बड़े उम्र का है और उसे वैसा ही दिखाने के लिए टीनू को अपना सर मुड़ाना पड़ा। वैसे तो एक्टर डायरेक्टर के तौर पर दोनों ने शहंशाह मैं आज़ाद हूँ और कालिया में साथ काम किया था, पर साथ में एक्टिंग करने का मौका दोनों को पहली बार अग्निपथ में मिला था। इस फिल्म में विलन के नाम पर काफ़ी चर्चा हो रही थी, पर कोई सही नाम सोच नहीं रहा था। ऐसे में फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे डैनी ने कई नाम सुझाए, जिसमें से फिल्म के डायरेक्टर मुकुल को कांचा चीना नाम बेहद पसंद आया और उसे फाइल कर दिया गया। फिल्म में कृष्णन अय्यर का किरदार मिथुन की असल जिंदगी के एक मित्र से प्रेरित था, जो कभी मिथुन का रूममेट हुआ करता था। ये बात उन दिनों की है जब मिथुन इतने बड़े स्टार नहीं थे और किराए के कमरे में रहते थे। उसी रूम में एक और लड़का रहता था जिसका नाम देवियो था। वो कमरे के किराए में 150 रुपये और मिथुन 75 रुपये दिया करते थे। उस रूम में एक ही बिस्तर था जिस पर देवियो सोया करता था और मिथुन जमीन पर सोते थे। इस फिल्म में पहली बार अमिताभ और डैनी ने साथ में काम किया था। हालांकि दोनों के साथ काम करने का ऑफर शोले और कुली में भी मिला था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। दोनों ने अपने करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू किया था, लेकिन उन्हें साथ काम करने के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि डैनी और मुकुल पहले भी कानून क्या करेगा और एतबार जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे।
दीपक सिरके, अवतार गिल, डैनी सबने फिल्म में अमिताभ के बड़े उम्र का किरदार अदा किया है। हालांकि असल जिंदगी में सारे हम उम्र हैं या अमिताभ से छोटे हैं। फिल्म में अमिताभ की मां का रोल करने वाले अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी खुद अमिताभ से उम्र में काफ़ी छोटी हैं। फिल्म में आलोक नाथ द्वारा निभाया गया मास्टर दीनानाथ का किरदार 1972 में आई फिल्म पिंजरा में श्रीराम लागू के निभाए गए किरदार मास्टर श्रीधर पंत से प्रेरित था। जुम्मा चुम्मा दे दे गाना पहले इसी फिल्म के लिए तैयार किया गया था, मगर डायरेक्टर को लगा कि ये गाना विजय के किरदार पर शूट नहीं करेगा, तो उन्होंने फिल्म में जुम्मा की जगह अली बाबा गाने को फिल्म में फिट कर दिया। बाद में उस गाने को अमिताभ के भले ही फिल्म हम में इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म में कई हॉलीवुड गानों का इस्तेमाल किया गया, जैसे ग्लेन फ्रे का गाना न्यू बिलोंग टू द सिटी को क्रिएट करके फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मोरी कोटो का गाना ये के को भी उस सीन में इस्तेमाल किया गया है जहां अमिताभ का किरदार डैनी के किरदार से मिलता है। अग्निपथ 1990 का रीमेक सही समय पर रिलीज हुआ है। इस समय दर्शकों की रुचि में बदलाव आया है। 80 और 90 के दशक में जिस तरह की फिल्में बनती थी वैसी फिल्में पसंद की जा रही हैं। सिंघम, दबंग, वांटेड, बॉडीगार्ड इसका सबूत है। इन्हें हम ठेठ जैसी फिल्म कह सकते हैं। सीधे हीरो और विलन की लड़ाई इनमें होती है। पहली रील में पता चल जाता है कि हीरो का टारगेट है बदला लेना। ये भी पता रहता है कि वह इसमें कामयाब होगा। दिलचस्पी सिर्फ इसमें होती है कि कैसे। मुकुल एस आनंद निर्देशित फिल्म अग्निपथ 1990 फ्लॉप रही थी। अमिताभ बच्चन ने आवाज़ बदलकर संवाद डब किए थे जो दर्शकों की समझ में नहीं आए और इसे फिल्म के पिटने का मुख्य कारण माना गया। किसी फ्लॉप फिल्म का रीमेक बनाना बिरला उदाहरण है। दरअसल अमिताभ वाली अग्निपथ को बाद में टीवी पर देख दर्शकों ने काफ़ी सराहा। करण जौहर को लगा कि उनके पिता इस जौहर की फिल्म के साथ दर्शकों ने ठीक इंसाफ नहीं किया, इसलिए उन्होंने एक बार और इस फिल्म को बनाया ताकि इसकी सफलता के जरिए वे साबित कर सके कि उनके पिता द्वारा बनाई गई फिल्म उम्दा थी। अग्निपथ 2012 एक बदले की कहानी है। इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, लेकिन फिल्म की मूल कहानी 1990 में रिलीज हुई फिल्म जैसी ही है। मांडवा में रहने वाला बालक विजय दीनानाथ चौहान यानी मास्टर अरेश भिवंडी की आंखों के सामने उसके सिद्धार्थवंती पिता यानी चेतन पंडित को कांचा चीना यानी संजय दत्त बरगद के पेड़ से लटका कर मार डालता है, क्योंकि कांचा के बुरे इरादों की राह में मास्टर रुकावट थे। विजय अपनी मां यानी जरीना साहब के साथ मुंबई जा पहुंचता है, जहां उसकी मां एक बेटी को जन्म देती है। विजय का एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी तरह से पिता की मौत का बदला लेना। वह गैंगस्टर राउफ लाला यानी ऋषि कपूर की शरण लेता है। अब विजय यानी ऋतिक रोशन बड़ा हो चुका है, अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। राउफ लाला के जरिए वह कांचा तक जा पहुंचता है और किस तरीके से बदला लेता है यह फिल्म का सार है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ड्रामेटिक है। हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बारिश, आग, त्योहार के बैकड्रॉप में कहानी को आगे बढ़ाया गया है। ये चीज़ें अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि कहानी लार्जर देन लाइफ है और ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है। बाल विजय और उसके पिता वाले हिस्से को लंबा फुटेज दिया गया है और यह हिस्सा बेहद ड्रामेटिक है। यहाँ पर दोनों लेखकों ने विजय के कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से दर्शक के दिलों और दिमाग में बैठा दिया है। इंट्रोल के पहले वाला हिस्सा बेहद मजबूत है। इंट्रोल के बाद फिल्म की गति सुस्त होती है। कुछ गाने और दृश्य रिकॉर्ड पैदा करते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। क्लाइमैक्स में फिर एक बार फिल्म गति पकड़ती है, हालांकि क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दबाजी में निपटाया गया है। फिल्म की खासियत है कि इसके कैरेक्टर विजय चौहान, कांचा चीना, राउफ लाला, एकनाथ गायतोंडे, शिक्षा, शांताराम, सूर्या को कुछ इस अंदाज में पेश किया गया है कि फिल्म मनोरंजक लगती है। खास तौर पर राउफ लाला का किरदार जब तक फिल्म में रहता है फिल्म का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने मूल अग्निपथ से जो बदलाव किए हैं वो खरते नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती वाला किरदार याद नहीं आता। ऋषि कपूर वाला किरदार जो उन्होंने जोड़ा है वो बेहतरीन है। कांचा चीना का जो ख्वाब उन्होंने शुरुआती रील में पैदा किया है वो जबरदस्त है। फिल्म को निर्देशक ने देसी क्लेवर, सुर्ख रंगों, तेज धूप, गणेश उत्सव और दही हांडी से चढ़ाया है, पर फिल्म के संवादों पर मेहनत नहीं की गई है। मूल अग्निपथ में अमिताभ द्वारा बोले गए संवाद फिल्म की जान थे। बार बार अमिताभ अपना परिचय फिल्म में देते थे जो इसमें मिसिंग है। उसका शूट भी याद आता है। ऋतिक और प्रियंका का रोमांस वाला हिस्सा अधूरे मन से रखा गया है। कांचा और विजय के आमने सामने वाले दृश्य ज्यादा होने थे। 1990 में मुंबई के निकट मांडवा पर कांचा का राज करने वाली बात थोड़ी हजम करना मुश्किल है। एक गाने में पृष्ठभूमि के बाल विजय, उसकी बहन और काली का फ्लेक्स बोर्ड नजर आता है। उस दौर में फ्लेक्स आ चुका था, इस पर संदेह है। अग्निपथ 1990 में अमिताभ बच्चन का अभिनय फिल्म पर भारी था।
कुर्सी पर बैठने का उनका अपना अंदाज था। उन्होंने अपने किरदार को तीव्रता के साथ पेश किया था। अमिताभ से ऋतिक की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन ऋतिक के यह बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है। उन्हें कम संवाद दिए गए हैं और उनकी आंखों से बदले की आग की आंच को महसूस किया जा सकता है। प्रियंका चोपड़ा का ठीक से उपयोग नहीं किया गया है। उनके दृश्य कमजोर हैं और उन्हें ज्यादा करने को कुछ नहीं था। संजय दत्त का स्टाइल सिंगल स्क्रीन दर्शकों को बेहद अच्छा लगेगा। उनकी शुद्ध हिंदी, गीता और महाभारत का उल्लेख उनके किरदार को दिलचस्प बनाता है। काचा चीना के रूप में संजू बाबा बेहद जमे हैं और उन्हें इसी तरह अपनी उम्र के मुताबिक रोल करने चाहिए। ऋषि कपूर ने विलन के रूप में जो तेवर दिखाए वो लाजवाब है। उनका कसाईपन उनके अभिनय में झलकता है। आरिस भिवंडीवाला, ओमपुरी, चेतन पंडित, कनका तिवारी सहित सारे कलाकारों ने बेहतरीन एक्टिंग की है। फिल्म का संगीत अच्छा है। देवाश्री गणेशा गुनगुना अभी मुझ में कहीं सुनने लायक हैं। चिकनी चमेली के लिए सिचुएशन अच्छी बनाई गई है और इस पर कैटरीना का बेहतरीन डांस है। किरण देवहंस और रवि के चंद्रा की सिनेमेटोग्राफी द्वारा हम लोकेशंस को फील कर सकते हैं। फिल्म का एक्शन रॉ और खून खराबे से भरा है। अग्निपथ के जरिए उस दौर को याद किया गया है जब बाप का बदला रोती हुई विधवा माँ बहन की इज्जत, खौफनाक विलेन और शक्तिशाली हीरो के इर्द गिर्द कहानी घूमती थी। अग्निपथ 2012 में कोई मेहमान फिल्म नहीं है, लेकिन उस दौर के हाई वोल्टेज रिवेंज ड्रामा को अच्छे से पेश किया है, इसलिए एक बार ये फिल्म देखी जा सकती है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस तो ये सुनकर ही बावरे हो गए कि उनके दोनों फेवरेट स्टार एक ही फिल्म में थे। अब उन्हें कहानी या गाने से कोई मतलब नहीं था। उनकी तबीयत बिग स्क्रीन पर दोनों एक्शन स्टार्स को एक साथ देखकर ही हरी हो गई थी। ऋतिक और टाइगर के फैंस का मजा दोगुना इसलिए भी हो गया कि जिस अंदाज में वे अपने फेवरेट स्टार को देखना चाहते थे, यानी कि हड्डी तोड़ एक्शन और जबरदस्त डांस, वैसे ही ऋतिक और टाइगर वार फिल्म में नजर आए थे। ऋतिक को टाइगर अपना आदर्श मानते हैं और वे इस बात पर फूले नहीं समा रहे हैं कि ऋतिक के साथ उन्हें स्क्रीन शेयर करने को मिल रही है। वैसे फिल्म में मज़ेदार ऋतिक को जोरदार टक्कर देते नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर ने खासा हंगामा मचा दिया है और इस बात को छोड़ भी दिया जाए कि फिल्म कितना कलेक्शन करेगी, लेकिन यह बात तो तय है कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहेंगे। ट्रेलर देखकर कहानी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वैसे भी एक्शन फिल्मों की कहानी सरल और सीधी होती है। एक्शन ही इसे मसालेदार बनाता है। टाइगर श्रॉफ के किरदार का नाम खालिद और ऋतिक रोशन के किरदार का नाम कबीर है। खालिद एक भारतीय सैनिक है जिसे कबीर को ख़त्म करने का जिम्मा दिया गया है। कबीर भी पहले सैनिक था लेकिन अब विद्रोही बन गया है। मज़ेदार बात यह है कि खालिद को संवारने का काम कबीर ने ही किया था। अब इन दोनों के बीच युद्ध है। कौन किस पर भारी पड़ा है यह तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म में एक हीरोइन भी है, वाणी कपूर। कहने वाले कह रहे हैं कि वाणी को साइन कर फिल्म निर्माताओं ने पैसे बचा लिए। कोई नामी गिरामी हीरोइन रखते तो बात कुछ और ही होती। वैसे भी ऋतिक टाइगर के होते हुए हीरोइन के लिए बचता ही क्या है। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद का कहना है, जब आप भारत के दो बड़े और बेहतरीन एक्शन सुपरस्टार को एक फिल्म में लाते हैं और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं तो आपको ऐसे शीर्षक की ज़रूरत होती है जो एक बड़े प्रदर्शन के वादे को सही ठहराए। ऋतिक और टाइगर एक दूसरे को बेरहमी से पीटते हुए नजर आएंगे और दर्शक देखना चाहेंगे कि इस अविश्वसनीय लड़ाई में कौन किसको पछाड़ता है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ एक साथ फिल्म में हो तो आप क्या उम्मीद करेंगे? खूब सारा एक्शन और फिल्म में बढ़िया वाला डांस। सिद्धार्थ आनंद टाइगर और ऋतिक को एक साथ लेकर एक एक्शन फिल्म बनाई है जिसका नाम है वार। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म में ऋतिक और टाइगर का अच्छा इस्तेमाल किया है। ऋतिक रोशन जहां कमाल के लगे हैं वहीं टाइगर भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। फिल्म के एक्शन सीन पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। वार की कहानी कबीर यानी ऋतिक रोशन और खालिद यानी टाइगर श्रॉफ की है। टाइगर शिष्य होते हैं, वही ऋतिक उनके गुरु होते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि गुरु और शिष्य आमने सामने आते हैं और फिर शुरू होता है एक्शन। खूबसूरत दृश्य में एक्शन के ट्विस्ट और सरप्राइजेशन आपको चौंकाएंगे और हैरान भी करेंगे। ऋतिक रोशन फिल्म वार की जान है। उसका साल्ट एंड पेपर लुक और एक्शन आपको हैरान कर देगा। टाइगर श्रॉफ ने भी ऋतिक को टक्कर देने के लिए अपनी जान लगा दी है। वाणी कपूर का रोल छोटा है लेकिन उन्हें जितना काम दिया गया है वो बेहतरीन है। वो फिल्म में काफ़ी ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं। सिद्धार्थ आनंद इससे पहले ऋतिक रोशन को लेकर बैंग बैंग बना चुके हैं। इसके अलावा सलाम नमस्ते और बचना ये हसीनों जैसी फिल्में भी बनाई है। वार में भी डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद खरे उतरते हैं। वो फिल्म वार में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का बाखूबी इस्तेमाल करते हैं।
फिल्म के गाने पहले ही हिट हो चुके हैं। ओवरऑल म्यूजिक भी अच्छा है, एक्शन सीन तो कमाल के बने हैं। यह फिल्म आपको निराश नहीं करेगी और आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हुए हैं। इंडिया टीवी इस फिल्म को दे रहा है 5 में से 3 स्टार। जब वार फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो ज़्यादातर लोग इससे निराश नज़र आए। वजह यह थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन की भरमार कर दी गई थी और रिलेवेंसी के नाम पर ट्रेलर 0 बट्टे सन्नाटा था। अच्छी बात यह है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये जरूरी बात जिसके लिए आप कोई भी फिल्म रिव्यू देखना चाहते हैं। फिल्म देखने लायक है और यदि आप टिकट खरीदते हैं तो आपके पैसे और वक्त बर्बाद नहीं होगा। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी। फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज़्यादातर लोगों के ट्रेलर देखने के दौरान मिस की वो ये है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री भी है जिसे आप आखिरी तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमैक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार इंगेज किए रहते हैं वो ये हैं। नंबर 1, वार आखिर किस किस के बीच हो रहा है। नंबर 2, फिल्म के आखिरी में कौन जीतने वाला है। नंबर 3, विलेन ऋतिक और टाइगर में से एक है या कोई और। नंबर 4, क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाएगी। फिल्म किसी रोलर कोस्ट राइड की तरह है जिसमें इमोशंस हैं और एक्शन भी, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक, मस्ती है और पहेलियाँ भी। फिल्म खुद को स्टैब्लिश करने में वक्त नहीं लगाती और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मज़ेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ाकर हैरान कर देती है। आइए जानते हैं क्या है कहानी। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लूथरा यानी ऋतिक रोशन भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खालिद खान यानी टाइगर श्रॉफ को कर्नल लूथरा यानी आशुतोष राणा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वह कबीर को ढूंढ निकाले और उसे ख़त्म कर दे। खालिद को मेजर कबीर ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थी कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले 1000 बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। जब अब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के आर्डर्स हैं तो ये सवाल लगातार आपके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया। कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है, वह क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया। क्या टाइगर श्रॉफ ये वार जीतने वाले हैं या ऋतिक रोशन। कहानी का असली विलन कौन है, इसी तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी ज़रूरी चीज़ें। बात करते हैं स्क्रिप्ट की। फिल्म की स्क्रिप्ट काफ़ी टाइट और खूबसूरती के साथ लिखी गई है, हर किरदार को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालत में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला आपके हाथ में एक कोन पकड़ाकर दूसरा छीन लेता है और बाद में वही कोन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिरी तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है। बात करते हैं म्यूजिक की। फिल्म में सिर्फ 2 गाने हैं लेकिन उनकी कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है। विशाल शेखर ने जय जय शिव शंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का खेल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव ने जीत लिया है। डैनियल विजार्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ के बजट से बनी फिल्म वार एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ में फिल्माए गए सीन में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म में एक अलग लेवल का एक्शन दिखाती है और जहां तक बात है वाणी कपूर के किरदार की तो वो भी बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी निभाया है। गोबर, कीचड़ और गटर के इर्द गिर्द रहने वाले साधनहीन और गरीबी की मार झेल रहे बच्चे सपना भी नहीं देख सकते कि वे IIT की प्रवेश परीक्षा में सफल होकर एक अच्छा जीवन जी सकेंगे।
ऐसे बच्चों को मुफ्त में शिक्षित करने और उनके रहने खाने पीने का खर्च एक इंसान उठाता है, इस इंसान के प्रति सम्मान तब और बढ़ जाता है जब यह पता चलता है कि वह खुद गरीबी के मार झेल रहा है। बिहार के रहने वाले आनंद कुमार ने अद्भुत काम किया और उनके द्वारा किए गए बच्चे आज ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं। आनंद कुमार सही मायनों में सुपर हीरो हैं और यह बात साबित करते हैं कि सुपर हीरो बनने के लिए बेहतरीन लुक्स नहीं, काम मायने रखता है। गणितज्ञ के आनंद कुमार के जीवन में घटी प्रमुख घटनाओं पर आधारित फिल्म सुपर 30 निर्देशक विकास बहल ने बनाई, जो एक व्यक्ति के संघर्ष और जीत को दर्शाती है। फिल्म शुरू होते वर्ष 2017 से जब फुग्गा विजय शर्मा लंदन में आनंद कुमार कहीं कहानी बयां करता है, वहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और 1997 के आसपास का समय दिखाया जाता है। गणित में होशियार आनंद कुमार को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते यह सपना अधूरा ही रह जाता है। पिता की मृत्यु के बाद आनंद और उसके भाई पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है और वह पापड़ बेचने का काम करता है। इस दौरान एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले लल्लन यानी आदित्य श्रीवास्तव की नज़र आनंद पर पड़ती है। आनंद को वह अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने की जॉब देता है और आनंद के पास खूब पैसा आने लगता है। एक दिन आनंद को महसूस होता है कि कोचिंग के नाम पर माफिया टाइप लोग सक्रिय हैं, जिसके सिर पर राजनेताओं का भी हाथ है। प्रतिभावान और गरीब छात्र कोचिंग से वंचित हैं। वह इन बच्चों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए अपनी क्लास शुरू करता है, जिससे एजुकेशन को बिजनेस बनाने वाले में खलबली मच जाती है। इसके बाद आनंद का संघर्ष और कठिन हो जाता है, लेकिन न केवल उसे धमकी मिलती है बल्कि हमला भी होता है। संजीव दत्ता ने फिल्म को लिखा है, लेकिन वह और निर्देशक विकास बहल पूरी तरह से आनंद कुमार की कहानी से न्याय नहीं कर पाए। एक शानदार कहानी उनके हाथ में थी, लेकिन वह डगमगा गए। इनकी शुरुआत अच्छे और हल्के फुल्के दृश्यों में समा बांधता है। आनंद की प्रेम कहानी, उसके पिता की आर्थिक स्थिति, आनंद की बुद्धिमानी की झलक इसमें मिलती है। इसके बाद आनंद का संघर्ष देखने को मिलता है। बीच बीच में कोचिंग क्लास के नाम पर लूटने वालों के साथ टकराव को भी दर्शाया जाता है, लेकिन इसके बाद फिल्म पर से लेखक और निर्देशक की पकड़ छूटने लगती है। आनंद कुमार ने किस तरह से बच्चों की तैयारी कराई, क्या प्रोसेस उन्होंने अपनाई, क्या दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया, ये बातें फिल्म में बहुत कम दिखाई गई हैं। इसके बजाय माफियाओं से टकराव पर ज़्यादा फुटेज खर्चा किए गए हैं। जहाँ जहाँ आनंद और शिक्षा की बातें होती है वहाँ पर फिल्म का ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर टकराव होता है वहाँ पर फिल्म का ग्राफ नीचे आ जाता है। कई जगह तो फिल्म 80 के दशक की टिपिकल बॉलीवुड मूवी की तरह हो जाती है, जिसमें नाटकीय तरीके से विलन अपनी खलनायकी दिखाया करते थे। लल्लन और शिक्षा मंत्री के आनंद कुमार के साथ इसी तरह के दृश्य हैं, जहाँ पर फिल्म नकली लगने लगती है। खासतौर पर फिल्म के दूसरे हाफ में ऐसे सीन कुछ ज़्यादा ही हैं। अस्पताल में हमले वाला सीन तो बिल्कुल फिल्मी है, तो दूसरी ओर होली पर आनंद कुमार के स्टूडेंट का इंग्लिश बोलने वाला प्रसंग भी बहुत लंबा है और इसे ठीक से प्रस्तुत नहीं किया गया है। ये बातें फिल्म के प्रभाव को कम करती हैं। फिल्म में कुछ अच्छे दृश्य भी हैं जो सीधे दिल को छूते हैं। आनंद कुमार की कैम्ब्रिज जाने की झटपटाहट, पापड़ बेचने वाला घटनाक्रम, पिता को बरसात में साइकिल पर अस्पताल ले जाने वाला दृश्य, अपने स्टूडेंट से परिचय लेने वाला सीन आपको इमोशनल कर देते हैं। निर्देशक के रूप में विकास बहल को बेहतरीन कहानी पेश करने को जो मिली थी, लेकिन वह अपने प्रस्तुतिकरण से उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए जो कि कहानी की डिमांड थी। शिक्षा के व्यवसायीकरण वाला मुद्दा कहीं ना कहीं आनंद कुमार की कहानी पर भी हावी हो गया है। फिल्म के कुछ गाने अच्छे हैं, लेकिन फिल्म में मिसफिट हैं और सिर्फ लंबाई बढ़ाते हैं। ऋतिक रोशन को जब आनंद कुमार की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, तो खुद आनंद कुमार को लगा था कि यह सही चुनाव नहीं है। हालांकि ऋतिक रोशन ने बेहतरीन अभिनय किया है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात फिल्म देखते समय खटकती रहती है कि हम ऋतिक को देख रहे हैं। आनंद कुमार ने संघर्ष, गरीबी, इंटेलिजेंसी को ऋतिक ने अपने अभिनय से अच्छे से व्यक्त किया है। उस सीन में ऋतिक का अभिनय देखने लायक है जब उन्हें पता चलता है कि उनके द्वारा पढ़ाए गए सभी बच्चे IIT के लिए चुन लिए गए हैं। बिना कोई संवाद बोले ऋतिक ने केवल अपने एक्सप्रेशन से इस सीन को यादगार बना दिया। उनकी स्किन कलर में बदलाव भी आंखों को खटकता है। आदित्य श्रीवास्तव, पंकज त्रिपाठी और बीरेंद्र सक्सेना ने अपने अभिनय से फिल्मों को सजाया है। ये तीनों मंझे हुए कलाकार हैं और अपने किरदारों को इन्होंने बारीकी से पकड़ा है। मरलाल ठाकुर का रोल लंबा नहीं है, लेकिन जो भी सीन उन्हें मिले उन्होंने अच्छे से किए। अमित साध का रोल कुछ ज़्यादा ही फिल्मी हो गया है। कुल मिलाकर सुपर 30 एक मिली जुली फिल्म है, जिसमें कुछ गैर जरूरी और उबाऊ घटनाक्रम है, तो दूसरी ओर ऋतिक रोशन का शानदार अभिनय और अच्छे इमोशनल सीन फिल्म को कुछ हद तक बचा लेते हैं।
निर्माता नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, फैंटस फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट। निर्देशक विकास बहल, संगीत अजय अतुल, कलाकार ऋतिक रोशन, मृणाल ठाकुर, पंकज त्रिपाठी, आदित्य श्रीवास्तव, अमित साल। सेंसर सर्टिफिकेट हुई है 2 घंटे 34 मिनट की फिल्म, रेटिंग 3/5। फिल्म जगत ने हमेशा से फिल्मी नायकों और अनोखी कहानियों से दर्शकों को उम्मीद और प्रेरणा दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिनेमा ने आम जनमानस को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, मगर जब ठीक इसका उल्टा होता है तो नज़ारा कुछ और सुखद हो जाता है। असली जीवन के नायकों की कहानियाँ फिल्मों के जरिए लोगों तक पहुँचती हैं और दर्शक हैरान रह जाते हैं कि इन अनसंग हीरोज़ ने समाज को किस तरह से बदला है। ऐसी एक कहानी है सुपर 30 की, जो जाने माने गर्तक आनंद कुमार की ज़िंदगी पर आधारित है। आनंद कुमार पटना के गर्तक के वैसे टीचर हैं जिन्होंने निचले तबके के अति अभावग्रस्त सुग्राक बच्चों को फ्री कोचिंग देकर IIT में उनके दाखिले का मार्ग प्रशस्त किया है। जिस वक्त शिक्षा मंत्री श्री राम सिंह यानी पंकज त्रिपाठी आनंद कुमार यानी ऋतिक रोशन को गणित की प्रतियोगिता के लिए रामानुजन मेडल दे रहे होते हैं, उस वक्त भी आनंद कुमार की निगाहें बगल में खड़े लड़के के हाथ की किताब पर होती है। आनंद कुमार को अपनी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत के बल पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मगर एक दिन उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ राजा के बच्चों को राजा बनाने में लगा हुआ है। अर्जुन सरीखे साधन संपन्न बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उसे एकलव्य बनाकर उसका अंगूठा काटा जा रहा है। बस उसके बाद आनंद कुमार की सोच बदल जाती है। वह सुपर 30 की शुरुआत करता है, जिसके जरिए वह 30 ऐसे बच्चों को IIT की तैयारी कराने का दुष्कर फैसला करता है जिनके पास शिक्षा पाने की लगन हो लेकिन साधन नहीं। उसके इस फैसले में उसका भाई प्रणव कुमार यानी नंदीश सिंह उसका पूरा साथ देता है, मगर उसका यह फैसला बहुत ही कांटों भरा साबित होता है। निर्देशक विकास बहल की फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी सदा हुआ है, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी डेलोड्रामिक होकर खींच जाती है। उन्होंने आनंद कुमार से जुड़े विवादों को अपनी कहानी से दूर ही रखा है, अतः उन्हें जुड़े आरोपों का फिल्म में कोई जवाब नहीं मिलता। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि आनंद कुमार के जीवन के संघर्षों, परिवार के साथ उनके जज्बाती रिश्तों और गरीब बच्चों को रास्ते से उठाकर IITians बनाने के जज्बे को वह निर्देशन के जरिए बखूबी निभा ले गए हैं। सुपर 30 बच्चों की भूख, बेबसी और उनके आविष्कारों को विकास ने कहानी में इमोशनल ढंग से पिरोया है। राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा, आपस से आविष्कार का जन्म होता है, जैसे संवाद तालियां पीटने पर मजबूर कर देते हैं। ऋतिक रोशन आनंद कुमार के किरदार के सत्य को समझकर इसमें पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। हालांकि शुरुआत के कुछ मिनट जब हम इस ग्रे गार्ड कहलाने वाले सुपरस्टार को टैन और डिग्लैमर अवतार में देसी भाषा बोलते देखते हैं तो थोड़ा अलग लगता है, मगर फिर ऋतिक अपने समर्थ अभिनय के बल पर किरदार और कहानी के साथ तारतम्य साथ लेते हैं। वे हमें एक ऐसे सफ़र पर ले जाते हैं जो आंसुओं के साथ उम्मीद भी देती है। मृणाल ने छोटी सी भूमिका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। नंदीश सिंह प्रणव कुमार की भूमिका में एकदम फिट बैठे हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में पंकज त्रिपाठी ने खूब मनोरंजन किया है। पिता के रूप में वीरेंद्र सक्सेना का अभिनय दिल को छू जाता है। आदित्य श्रीवास्तव, अमित साध और विजय शर्मा ने अच्छा काम किया है। अजय अतुल के संगीत में उदित नारायण और श्रेया घोषाल का गाया जुगरपिया गाना मधुर बन पड़ा है। रेडियो मिर्ची के चार्ट पर यह गाना 10वें पायदान पर बज रहा था। अग्निपथ मूवी में गांव के बहुचर्चित स्कूल मास्टर यानी दीनानाथ चौहान कांचा चीना, जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, और उसके गिरोह की हीरोइन तस्करी के लिए एक आधार स्थापित करने की योजना का कड़ा विरोध करते हैं। कांचा और गांव के जमींदार दिनकर राव यानी गोगा कपूर द्वारा एक सेटअप घोटाले में बदनाम होने के बाद दीनानाथ को छेड़छाड़ करने वाले ग्रामीणों द्वारा मौत की घाट उतार दिया जाता है और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, जो चीना के लाभ के लिए बहुत अधिक है। अपने पिता की हत्या का बदला लेने और अपनी मां सुहासिनी चौहान यानी रोहिणी हटकंडी के साथ बलात्कार के प्रयास का बदला लेने के लिए और अपने पिता के नाम से साफ करने की तीव्र इच्छा के साथ उसके बेटे विजय दीनानाथ चौहान यानी अमिताभ बच्चन ने उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। माँ और बहन शिक्षा यानी नीलम की भाग्य के एक अजीब मोड़ से उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के धुंधले अंडरबेली में उतरने का कारण बनता है। उसे गैंगस्टर हसमुख यानी अरविंद राठौड़, उस्मान भाई ने अवतार गिल और अन्ना शेट्टी यानी दीपक सिरके ने अपने कब्जे में ले लिया। सीढ़ी पर अपने तरीके से काम करते हुए विजय एक अंडरवर्ल्ड किंग पिन के रूप में कुख्यात प्राप्त करता हुआ बड़ा होता है।
विजय को पुलिस आयुक्त MS गायतोंडे यानी विक्रम गोखले, जो उसकी आलोचना करते हुए उसके लिए सहानुभूति स्थान का पोषण करते हैं, उनके पूर्व मालिकों द्वारा उनके जीवन पर संभवित हत्या के प्रयास के बाद जब उन्होंने उसके ड्रग तस्करी कार्यों में सहयोग करने से इनकार कर दिया। हालांकि विजय ने गायतोंडे की चिंता को खारिज करते हुए कहा कि वह पहले से ही नियोजित प्रयास से अवगत है और बिना किसी पूर्व आक्रमण या विरोध के इसे अंजाम देने का इरादा रखता है। विजय की कार पर उसके आकाओं ने घात लगाकर हमला किया, जिससे उस पर कई राउंड फायरिंग की और बाद में उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसे एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्णन अय्यर MA यानी मिथुन चक्रवर्ती द्वारा खोजा गया, जो उसे अस्पताल ले जाता है और उसकी जान बचाता है। उसका दोस्त बन जाता है और अंततः शिक्षा के अंगरक्षक के रूप में रोजगार पाता है। कमिश्नर गायतोंडे का अनुमान है कि विजय ने मूल रूप से अपने ऊपर हत्या का प्रयास करने के लिए एक जुआ खेला, ताकि अपने अनुयायियों की धारणा में खुद को देवता की स्थिति में ऊंचा किया जा सके। अपने दुश्मनों को कवर करने के लिए चिल्लाते हुए भेज दिया। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्णन विजय को उनके बिस्तर से चुपके से अपने आकाओं के हाथ एक और हत्या के प्रयास से बचाता है। विजय एक एक करके हत्यारों को निशाना बनाकर अपनी हत्या के प्रयास का बदला लेता है। वह हसमुख और उस्मान भाई को मारने से शुरू होता है, जो विजय को क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद है। विजय की मां अपनी आपराधिक प्रवृत्तियों को दृढ़ता से स्वीकार करती है और शिक्षा के साथ उससे अलग रहती है। एक रात जब विजय रात को खाने के कार्यक्रम के लिए आता है तो उसकी मां उसे अपने पिता के अच्छे नाम को बदनाम करने के लिए उसका पीछा करके घर से भगा देती है। विजय आहत और परेशान मैरी की बाहों में सांत्वना चाहता है और उसके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। तब शिक्षा का अपहरण कर लिया जाता है और अन्ना शेट्टी द्वारा एक झोंके में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने सहयोगियों की मौत का बदला लेना चाहता है। और कृष्णन द्वारा एक असफल बचाव प्रयास उन दोनों के बीच विवाद के साथ समाप्त होता है। विजय सुनता है और गुस्से में आकर अन्ना को मारने आता है। अन्ना की बेरहमी से पिटाई करने के बाद विजय ने उसे तलवार से काट दिया। कृष्णन और शिक्षा के बीच घनिष्ठ मुठभेड़ उन दोनों के बीच बढ़ती घनिष्ठता का कारण बनती है और वे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। विजय नाराज है और अपनी मां के साथ संबंधों के खिलाफ जोरदार विरोध करता है, लेकिन जब उसकी मां उसे अस्वीकार करती है और कृष्णन को अपना अच्छा बेटा मानती है तो उसे फिर से फटकार लगाई जाती है। इन मामूली से संबंध और गहराई से आहत विजय मैरी में सांत्वना चाहता है और बाद में उसे शादी करता है और अपनी मां का पक्ष पाने के लिए सही तरीके से चीज़ों को करने का संकल्प करता है। कांचा चीना के साथ अपने पुराने गांव में प्रवेश की अनुमति देने के लिए एक सौदा काटने के बाद विजय कई राजनीतियों को गति देता है, जो चीना के अपराधियों कार्यों को काम करता है और उसे गांव का कानूनी स्वामित्व हासिल करता है। वह कांचेस के गुर्गे गोरा यानी बाप क्रिस्टो को मारता है, जिसे पूर्व आयुक्त गायतोंडे की हत्या के लिए भेजा जाता है। जिस तरह उसके पिता की हत्या की गई थी उसी तरह वह बदनाम और ग्रामीणों के हाथ दिनकर राव की हत्या करवा देता है। विजय ने चीना को दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान के बारे में सूचित किया। चीना की लैला ने अर्चना परन सिंह को अदालत में कांचा के खिलाफ गवाही देने की व्यवस्था करके उसे जेल में डाल दिया। लैला खुद को बेस्से की बेटी शांति के रूप में प्रकट करती है, जिससे उसे बदनाम करने के लिए मास्टर दीनानाथ को स्थापित करने में मदद की और वह कांचा को वापस पाने के लिए विजय का तुरुफ का पत्ता रही। विजय के लिए आखिरी तिनका है और अपने आपराधिक तरीकों पर लौटने और उन्हें बचाने के लिए आग की राह पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। एक हिंसक और खूनी संघर्ष होता है क्योंकि चीना हर इमारत पर बमबारी करता है और विजय द्वारा मारे जाने से पहले पूरे गांव को ध्वस्त कर देता है, जो उसे भीषण आग में फेंक देता है और उसे जिंदा जला देता है। हालांकि विजय कांचा द्वारा उन पर लगाए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण दम तोड़ देता है। अपने परिवार के पुराने घर की जगह पर अपनी मां की गोद में मरते हुए विजय अपने चुने हुए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है कि वह वास्तव में अग्निपथ आग का मार्ग यानी अपने पिता की कविता को एक अच्छे लड़के के रूप में सिखाया गया था, अपने परिवार के लिए न्याय पाने के लिए चला गया और जोर देकर कहा कि वह अपराधी नहीं है। उसकी मां कृष्णन, शिक्षा और मरियम के साथ उसके शरीर पर रोती है, अंत में उसे क्षमा कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था।
1990 में रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ, जो उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 10वें स्थान पर रही थी। फिर भी फ्लॉप ही मानी गई। कारण था इसका भारी भरकम बजट। मुकुल आनंद द्वारा बनाई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गैंगस्टर का रोल किया था। इस फिल्म का नाम अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अग्निपथ से लिया गया था और फिल्म में इस कविता की कुछ लाइनों का इस्तेमाल भी किया गया था। इसका डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था, जिसे देखो वही विजय दीनानाथ चौहान की रट लगाए हुए था। आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ के गालों में रुई भर दी जाती थी ताकि वे चिपके हुए न लगे और आवाज भी थोड़ी अलग निकले। ऐसा है कुछ मार्लन ब्रांडो के साथ भी किया गया था। जब वह हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर की शूटिंग कर रहे थे, गॉडफादर में तो ये तकरीबन काम कर गई, पर अमिताभ को लोगों ने इस फिल्म में कुछ खास पसंद नहीं किया था। फिल्म के एक सीन में अमिताभ के किरदार को मां द्वारा घर से निकाल दिए जाने के बाद दुखी विजय को फिल्म की हीरोइन माधवी के साथ बेड सीन करना था और अमिताभ उस सीन को करने में सहज नहीं थे। इस बारे में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर मुकुल आनंद से बात की और उस सीन को फिल्म से निकाल दिया गया। वैसे तो टीनू आनंद और अमिताभ एक ही उम्र के हैं, मगर इस फिल्म में टीनू का किरदार अमिताभ के बड़े उम्र का है और उसे वैसा ही दिखाने के लिए टीनू को अपना सर मुड़ाना पड़ा। वैसे तो एक्टर डायरेक्टर के तौर पर दोनों ने शहंशाह मैं आज़ाद हूँ और कालिया में साथ काम किया था, पर साथ में एक्टिंग करने का मौका दोनों को पहली बार अग्निपथ में मिला था। इस फिल्म में विलन के नाम पर काफ़ी चर्चा हो रही थी, पर कोई सही नाम सूझ नहीं रहा था। ऐसे में फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे डैनी ने कई नाम सुझाए, जिसमें से फिल्म के डायरेक्टर मुकुल को कांचा चीना नाम बेहद पसंद आया और उसे फाइल कर दिया गया। फिल्म में कृष्णन अय्यर का किरदार मिथुन की असल जिंदगी के एक मित्र से प्रेरित था, जो कभी मिथुन का रूममेट हुआ करता था। ये बात उन दिनों की है जब मिथुन इतने बड़े स्टार नहीं थे और किराए के कमरे में रहते थे। उसी रूम में एक और लड़का रहता था जिसका नाम देवियो था। वो कमरे के किराए में 150 रुपये और मिथुन 75 रुपये दिया करते थे। उस रूम में एक ही बिस्तर था जिस पर देवियो सोया करता था और मिथुन जमीन पर सोते थे। इस फिल्म में पहली बार अमिताभ और डैनी ने साथ में काम किया था। हालांकि दोनों के साथ काम करने का ऑफर शोले और कुली में भी मिला था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। दोनों ने अपने करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू किया था, लेकिन उन्हें साथ काम करने के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि डैनी और मुकुल पहले भी कानून क्या करेगा और एतबार जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। दीपक सिर के अवतार गिल, डैनी सबने फिल्म में अमिताभ के बड़े उम्र का किरदार अदा किया है। हालांकि असल जिंदगी में सारे हम उम्र हैं या अमिताभ से छोटे हैं। फिल्म में अमिताभ की मां का रोल करने वाले अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी खुद अमिताभ से उम्र में काफ़ी छोटी हैं। फिल्म में आलोक नाथ द्वारा निभाया गया मास्टर दीनानाथ का किरदार 1972 में आई फिल्म पिंजरा में श्रीराम लागू के निभाए गए किरदार मास्टर श्रीधर पंत से प्रेरित था। जुम्मा चुम्मा दे दे गाना पहले इसी फिल्म के लिए तैयार किया गया था, मगर डायरेक्टर को लगा कि ये गाना विजय के किरदार पर शूट नहीं करेगा, तो उन्होंने फिल्म में जुम्मा की जगह अली बाबा गाने को फिल्म में फिट कर दिया। बाद में उस गाने को अमिताभ के भले ही फिल्म हम में इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म में कई हॉलीवुड गानों का इस्तेमाल किया गया, जैसे ग्लेन फ्रे का गाना न्यू बिलोंग टू द सिटी को क्रिएट करके फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मोरी कोटो का गाना ये के को भी उस सीन में इस्तेमाल किया गया है जहां अमिताभ का किरदार डैनी के किरदार से मिलता है। अग्निपथ 1990 का रीमेक सही समय पर रिलीज हुआ है। इस समय दर्शकों की रुचि में बदलाव आया है। 80 और 90 के दशक में जिस तरह की फिल्में बनती थी वैसी फिल्में पसंद की जा रही हैं। सिंघम, दबंग, वांटेड, बॉडीगार्ड इसका सबूत है। इन्हें हम ठेठ जैसी फिल्म कह सकते हैं। सीधे हीरो और विलन की लड़ाई इनमें होती है। पहली रील में पता चल जाता है कि हीरो का टारगेट है बदला लेना। ये भी पता रहता है कि वह इसमें कामयाब होगा। दिलचस्पी सिर्फ इसमें होती है कि कैसे। मुकुल एस आनंद निर्देशित फिल्म अग्निपथ 1990 फ्लॉप रही थी। अमिताभ बच्चन ने आवाज़ बदलकर संवाद डब किए थे, जो दर्शकों की समझ में नहीं आए और इसे फिल्म के पिटने का मुख्य कारण माना गया। किसी फ्लॉप फिल्म का रीमेक बनाना बिरला उदाहरण है। दरअसल अमिताभ वाली अग्निपथ को बाद में टीवी पर देख दर्शकों ने काफ़ी सराहा। करण जौहर को लगा कि उनके पिता एस जौहर की फिल्म के साथ दर्शकों ने ठीक इंसाफ नहीं किया, इसलिए उन्होंने एक बार और इस फिल्म को बनाया ताकि इसकी सफलता के जरिए वे साबित कर सके कि उनके पिता द्वारा बनाई गई फिल्म उम्दा थी। अग्निपथ 2012 एक बदले की कहानी है। इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, लेकिन फिल्म की मूल कहानी 1990 में रिलीज हुई फिल्म जैसी ही है। मांडवा में रहने वाला बालक विजय दीनानाथ चौहान यानी मास्टर अरेश भिवंडी वाला
लाला की आंखों के सामने उसके सिद्धार्थवंती पिता यानी चेतन पंडित को कांचा चीना यानी संजय दत्त बरगद के पेड़ से लटका कर मार डालता है, क्योंकि कांचा के बुरे इरादों की राह में मास्टर रुकावट थे। विजय अपनी माँ यानी जरीना साहब के साथ मुंबई जा पहुंचता है, जहां उसकी माँ एक बेटी को जन्म देती है। विजय का एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी तरह से पिता की मौत का बदला लेना। वह गैंगस्टर राउफ लाला यानी ऋषि कपूर की शरण लेता है। अब विजय यानी ऋतिक रोशन बड़ा हो चुका है, अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। राउफ लाला के जरिए वह कांचा तक जा पहुंचता है और किस तरीके से बदला लेता है यह फिल्म का सार है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ड्रामेटिक है, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बारिश, आग, त्योहार के बैकड्रॉप में कहानी को आगे बढ़ाया गया है। ये चीज़ें अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि कहानी लार्जर देन लाइफ है और ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है। बाल विजय और उसके पिता वाले हिस्से को लंबा फुटेज दिया गया है और यह हिस्सा बेहद ड्रामेटिक है। यहाँ पर दोनों लेखकों ने विजय के कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से दर्शक के दिलों और दिमाग में बैठा दिया है। इंटरवल के पहले वाला हिस्सा बेहद मजबूत है। इंटरवल के बाद फिल्म की गति सुस्त होती है, कुछ गाने और दृश्य रिकॉर्ड पैदा करते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। क्लाइमैक्स में फिर एक बार फिल्म गति पकड़ती है, हालांकि क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दबाजी में निपटाया गया है। फिल्म की खासियत है कि इसके कैरेक्टर विजय चौहान, कांचा चीना, राउफ लाला, एकनाथ गायतोंडे, शिक्षा, शांताराम, सूर्या को कुछ इस अंदाज में पेश किया गया है कि फिल्म मनोरंजक लगती है। खास तौर पर राउफ लाला का किरदार जब तक फिल्म में रहता है, फिल्म का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने मूल अग्निपथ से जो बदलाव किए हैं वो खरते नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती वाला किरदार याद नहीं आता। ऋषि कपूर वाला किरदार जो उन्होंने जोड़ा है वो बेहतरीन है। कांचा चीना का जो ख्वाब उन्होंने शुरुआती रील में पैदा किया है वो जबरदस्त है। फिल्म को निर्देशक ने देसी क्लेवर, सुर्ख रंगों, तेज धूप, गणेश उत्सव और दही हांडी से चढ़ाया है, पर फिल्म के संवादों पर मेहनत नहीं की गई है। मूल अग्निपथ में अमिताभ द्वारा बोले गए संवाद फिल्म की जान थे। बार बार अमिताभ अपना परिचय फिल्म में देते थे, जो इसमें मिसिंग है। उसका शूट भी याद आता है। ऋतिक और प्रियंका का रोमांस वाला हिस्सा अधूरे मन से रखा गया है। कांचा और विजय के आमने सामने वाले दृश्य ज्यादा होने थे। 1990 में मुंबई के निकट मांडवा पर कांचा का राज करने वाली बात थोड़ी हजम करना मुश्किल है। एक गाने में पृष्ठभूमि के बाल विजय, उसकी बहन और काली का फ्लेक्स बोर्ड नजर आता है। उस दौर में फ्लेक्स आ चुका था, इस पर संदेह है। अग्निपथ 1990 में अमिताभ बच्चन का अभिनय फिल्म पर भारी था। कुर्सी पर बैठने का उनका अपना अंदाज था। उन्होंने अपने किरदार को तीव्रता के साथ पेश किया था। अमिताभ से ऋतिक की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन ऋतिक के यह बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है। उन्हें कम संवाद दिए गए हैं और उनकी आंखों से बदले की आग की आंच को महसूस किया जा सकता है। प्रियंका चोपड़ा का ठीक से उपयोग नहीं किया गया है। उनके दृश्य कमजोर हैं और उन्हें ज्यादा करने को कुछ नहीं था। संजय दत्त का स्टाइल सिंगल स्क्रीन दर्शकों को बेहद अच्छा लगेगा। उनकी शुद्ध हिंदी, गीता और महाभारत का उल्लेख उनके किरदार को दिलचस्प बनाता है। कांचा चीना के रूप में संजू बाबा बेहद जमे हैं और उन्हें इसी तरह अपनी उम्र के मुताबिक रोल करने चाहिए। ऋषि कपूर ने विलन के रूप में जो तेवर दिखाए वो लाजवाब है। उनका कसाईपन उनके अभिनय में झलकता है। आरिस भिवंडी वाला, ओमपुरी, चेतन पंडित, कनका तिवारी सहित सारे कलाकारों ने बेहतरीन एक्टिंग की है। फिल्म का संगीत अच्छा है। देवाश्री गणेशा गुनगुना अभी मुझ में कहीं सुनने लायक हैं। चिकनी चमेली के लिए सिचुएशन अच्छी बनाई गई है और इस पर कैटरीना का बेहतरीन डांस है। किरण देवहंस और रवि के चंद्रा की सिनेमेटोग्राफी द्वारा हम लोकेशंस को फील कर सकते हैं। फिल्म का एक्शन रॉ और खून खराबे से भरा है। अग्निपथ के जरिए उस दौर को याद किया गया है जब बाप का बदला रोती हुई विधवा माँ बहन की इज्जत, खौफनाक विलेन और शक्तिशाली हीरो के इर्द गिर्द कहानी घूमती थी। अग्निपथ 2012 में कोई मेहमान फिल्म नहीं है, लेकिन उस दौर के हाई वोल्टेज रिवेंज ड्रामा को अच्छे से पेश किया है, इसलिए एक बार ये फिल्म देखी जा सकती है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस तो ये सुनकर ही बावरे हो गए कि उनके दोनों फेवरेट स्टार एक ही फिल्म में थे। अब उन्हें कहानी या गाने से कोई मतलब नहीं था। उनकी तबीयत बिग स्क्रीन पर दोनों एक्शन स्टार्स को एक साथ देखकर ही हरी हो गई थी। ऋतिक और टाइगर के फैंस का मजा दोगुना इसलिए भी हो गया कि जिस अंदाज में वे अपने फेवरेट स्टार को देखना चाहते थे, यानी कि हड्डी तोड़ एक्शन और जबरदस्त डांस, वैसे ही ऋतिक और टाइगर वार फिल्म में नजर आए थे। ऋतिक को टाइगर अपना आदर्श मानते हैं और वे इस बात पर फूले नहीं समा रहे हैं कि ऋतिक के साथ उन्हें स्क्रीन शेयर करने को मिल रही है। वैसे फिल्म में मज़ेदार ऋतिक को जोरदार टक्कर देते नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर ने खासा हंगामा मचा दिया है और इस बात को छोड़ भी दिया जाए कि फिल्म कितना कलेक्शन करेगी, लेकिन यह बात तो तय है कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहेंगे।
ट्रेलर देखकर कहानी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वैसे भी एक्शन फिल्मों की कहानी सरल और सीधी होती है। एक्शन ही इसे मसालेदार बनाता है। टाइगर श्रॉफ के किरदार का नाम खालिद और ऋतिक रोशन के किरदार का नाम कबीर है। खालिद एक भारतीय सैनिक है जिसे कबीर को ख़त्म करने का जिम्मा दिया गया है। कबीर भी पहले सैनिक था लेकिन अब विद्रोही बन गया है। मज़ेदार बात यह है कि खालिद को संवारने का काम कबीर ने ही किया था। अब इन दोनों के बीच युद्ध है। कौन किस पर भारी पड़ा है यह तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म में एक हीरोइन भी है, वाणी कपूर। कहने वाले कह रहे हैं कि वाणी को साइन कर फिल्म निर्माताओं ने पैसे बचा लिए। कोई नामी गिरामी हीरोइन रखते तो बात कुछ और ही होती। वैसे भी ऋतिक टाइगर के होते हुए हीरोइन के लिए बचता ही क्या है। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद का कहना है, जब आप भारत के दो बड़े और बेहतरीन एक्शन सुपरस्टार को एक फिल्म में लाते हैं और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं तो आपको ऐसे शीर्षक की ज़रूरत होती है जो एक बड़े प्रदर्शन के वादे को सही ठहराए। ऋतिक और टाइगर एक दूसरे को बेरहमी से पीटते हुए नजर आएंगे और दर्शक देखना चाहेंगे कि इस अविश्वसनीय लड़ाई में कौन किसको पछाड़ता है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ एक साथ फिल्म में हो तो आप क्या उम्मीद करेंगे? खूब सारा एक्शन और फिल्म में बढ़िया वाला डांस। सिद्धार्थ आनंद टाइगर और ऋतिक को एक साथ लेकर एक एक्शन फिल्म बनाई है जिसका नाम है वार। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म में ऋतिक और टाइगर का अच्छा इस्तेमाल किया है। ऋतिक रोशन जहां कमाल के लगे हैं वहीं टाइगर भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। फिल्म के एक्शन सीन पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। वार की कहानी कबीर यानी ऋतिक रोशन और खालिद यानी टाइगर श्रॉफ की है। टाइगर शिष्य होते हैं वही ऋतिक उनके गुरु होते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि गुरु और शिष्य आमने सामने आते हैं और फिर शुरू होता है एक्शन। खूबसूरत दृश्य में एक्शन के ट्विस्ट और सरप्राइजेशन आपको चौंकाएंगे और हैरान भी करेंगे। ऋतिक रोशन फिल्म वार की जान है। उसका साल्ट एंड पेपर लुक और एक्शन आपको हैरान कर देगा। टाइगर श्रॉफ ने भी ऋतिक को टक्कर देने के लिए अपनी जान लगा दी है। वाणी कपूर का रोल छोटा है लेकिन उन्हें जितना काम दिया गया है वो बेहतरीन है। वो फिल्म में काफ़ी ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं। सिद्धार्थ आनंद इससे पहले ऋतिक रोशन को लेकर बैंग बैंग बना चुके हैं। इसके अलावा सलाम नमस्ते और बचना ये हसीनों जैसी फिल्में भी बनाई है। वार में भी डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद खरे उतरते हैं। वो फिल्म वार में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का बाखूबी इस्तेमाल करते हैं। फिल्म के गाने पहले ही हिट हो चुके हैं। ओवरऑल म्यूजिक भी अच्छा है। एक्शन सीन तो कमाल के बने हैं। यह फिल्म आपको निराश नहीं करेगी और आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हुए हैं। इंडिया टीवी इस फिल्म को दे रहा है 5 में से 3 स्टार। जब वार फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो ज़्यादातर लोग इससे निराश नज़र आए। वजह यह थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन की भरमार कर दी गई थी और रिलेवेंसी के नाम पर ट्रेलर 0 बट्टे सन्नाटा था। अच्छी बात यह है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये जरूरी बात जिसके लिए आप कोई भी फिल्म रिव्यू देखना चाहते हैं। फिल्म देखने लायक है और यदि आप टिकट खरीदते हैं तो आपके पैसे और वक्त बर्बाद नहीं होगा। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी। फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज़्यादातर लोगों के ट्रेलर देखने के दौरान मिस की वो ये है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री भी है जिसे आप आखिरी तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमैक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार इंगेज किए रहते हैं वो ये हैं। नंबर 1, वार आखिर किस किस के बीच हो रहा है। नंबर 2, फिल्म के आखिरी में कौन जीतने वाला है। नंबर 3, विलेन ऋतिक और टाइगर में से एक है या कोई और। नंबर 4, क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाएगी। फिल्म किसी रोलर कोस्ट राइड की तरह है जिसमें इमोशंस हैं और एक्शन भी, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक, मस्ती है और पहेलियाँ भी। फिल्म खुद को स्टैब्लिश करने में वक्त नहीं लगाती और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मज़ेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ाकर हैरान कर देती है। आइए जानते हैं क्या है कहानी। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लूथरा यानी ऋतिक रोशन भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खालिद खान यानी टाइगर श्रॉफ को कर्नल लूथरा यानी आशुतोष राणा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वह कबीर को ढूंढ निकाले और उसे ख़त्म कर दे।
खालिद को मेजर कबीर ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थी कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले 1000 बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। जब अब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के आर्डर्स हैं तो ये सवाल लगातार आपके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया। कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है? वह क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया? क्या टाइगर श्रॉफ ये वार जीतने वाले हैं या ऋतिक रोशन? कहानी का असली विलन कौन है? इसी तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी जरूरी चीज़ें। बात करते हैं स्क्रिप्ट की। फिल्म की स्क्रिप्ट काफ़ी टाइट और खूबसूरती के साथ लिखी गई है, हर किरदार को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालत में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला आपके हाथ में एक कोन पकड़ाकर दूसरा छीन लेता है और बाद में वही कोन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिरी तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है। बात करते हैं म्यूजिक की। फिल्म में सिर्फ 2 गाने हैं लेकिन उनकी कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है। विशाल शेखर ने जय जय शिव शंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का खेल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव ने जीत लिया है। डैनियल विजार्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ के बजट से बनी फिल्म वार एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ में फिल्माए गए सीन में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म में एक अलग लेवल का एक्शन दिखाती है और जहां तक बात है वाणी कपूर के किरदार की तो वो भी बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी निभाया है। गोबर, कीचड़ और गटर के इर्द गिर्द रहने वाले साधनहीन और गरीबी की मार झेल रहे बच्चे सपना भी नहीं देख सकते कि वे IIT की प्रवेश परीक्षा में सफल होकर एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। ऐसे बच्चों को मुफ्त में शिक्षित करने और उनके रहने खाने पीने का खर्च एक इंसान उठाता है। इस इंसान के प्रति सम्मान तब और बढ़ जाता है जब यह पता चलता है कि वह खुद गरीबी के मार झेल रहा है। बिहार के रहने वाले आनंद कुमार ने अद्भुत काम किया और उनके द्वारा किए गए बच्चे आज ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं। आनंद कुमार सही मायनों में सुपर हीरो हैं और यह बात साबित करते हैं कि सुपर हीरो बनने के लिए बेहतरीन लुक्स नहीं काम मायने रखता है। गणितज्ञ आनंद कुमार के जीवन में घटी प्रमुख घटनाओं पर आधारित फिल्म सुपर 30 निर्देशक विकास बहल ने बनाई जो एक व्यक्ति के संघर्ष और जीत को दर्शाती है। फिल्म शुरू होते वर्ष 2017 से जब फुग्गा विजय शर्मा लंदन में आनंद कुमार कहीं कहानी बयां करता है, वहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और 1997 के आसपास का समय दिखाया जाता है। गणित में होशियार आनंद कुमार को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते यह सपना अधूरा ही रह जाता है। पिता की मृत्यु के बाद आनंद और उसके भाई पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है और वह पापड़ बेचने का काम करता है। इस दौरान एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले लल्लन यानी आदित्य श्रीवास्तव की नज़र आनंद पर पड़ती है। आनंद को वह अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने की जॉब देता है और आनंद के पास खूब पैसा आने लगता है। एक दिन आनंद को महसूस होता है कि कोचिंग के नाम पर माफिया टाइप लोग सक्रिय हैं, जिसके सिर पर राजनेताओं का भी हाथ है। प्रतिभावान और गरीब छात्र कोचिंग से वंचित हैं। वह इन बच्चों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए अपनी क्लास शुरू करता है, जिससे एजुकेशन को बिजनेस बनाने वाले में खलबली मच जाती है। इसके बाद आनंद का संघर्ष और कठिन हो जाता है, लेकिन न केवल उसे धमकी मिलती है बल्कि हमला भी होता है। संजीव दत्ता ने फिल्म को लिखा है, लेकिन वह और निर्देशक विकास बहल पूरी तरह से आनंद कुमार की कहानी से न्याय नहीं कर पाए। एक शानदार कहानी उनके हाथ में थी, लेकिन वह डगमगा गए। इनकी शुरुआत अच्छे और हल्के फुल्के दृश्यों में समा बांधता है। आनंद की प्रेम कहानी, उसके पिता की आर्थिक स्थिति, आनंद की बुद्धिमानी की झलक इसमें मिलती है। इसके बाद आनंद का संघर्ष देखने को मिलता है। बीच बीच में कोचिंग क्लास के नाम पर लूटने वालों के साथ टकराव को भी दर्शाया जाता है, लेकिन इसके बाद फिल्म पर से लेखक और निर्देशक की पकड़ छूटने लगती है। आनंद कुमार ने किस तरह से बच्चों की तैयारी कराई, क्या प्रोसेस उन्होंने अपनाई, क्या दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया, ये बातें फिल्म में बहुत कम दिखाई गई हैं। इसके बजाय माफियाओं से टकराव पर ज़्यादा फुटेज खर्चा किए गए हैं,
जहाँ जहाँ आनंद और शिक्षा की बातें होती है वहाँ पर फिल्म का ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर टकराव होता है वहाँ पर फिल्म का ग्राफ नीचे आ जाता है। कई जगह तो फिल्म 80 के दशक की टिपिकल बॉलीवुड मूवी की तरह हो जाती है, जिसमें नाटकीय तरीके से विलन अपनी खलनायकी दिखाया करते थे। ललन और शिक्षा मंत्री के आनंद कुमार के साथ इसी तरह के दृश्य हैं जहां पर फिल्म नकली लगने लगती है। खासतौर पर फिल्म के दूसरे हाफ में ऐसे सीन कुछ ज़्यादा ही हैं। अस्पताल में हमले वाला सीन तो बिल्कुल फिल्मी है, तो दूसरी ओर होली पर आनंद कुमार के स्टूडेंट का इंग्लिश बोलने वाला प्रसंग भी बहुत लंबा है और इसे ठीक से प्रस्तुत नहीं किया गया है। ये बातें फिल्म के प्रभाव को कम करती हैं। फिल्म में कुछ अच्छे दृश्य भी हैं जो सीधे दिल को छूते हैं। आनंद कुमार की कैम्ब्रिज जाने की झटपटाहट, पापड़ बेचने वाला घटनाक्रम, पिता को बरसात में साइकिल पर अस्पताल ले जाने वाला दृश्य, अपने स्टूडेंट से परिचय लेने वाला सीन आपको इमोशनल कर देते हैं। निर्देशक के रूप में विकास बहल को बेहतरीन कहानी पेश करने को जो मिली थी, लेकिन वह अपने प्रस्तुतिकरण से उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए जो कि कहानी की डिमांड थी। शिक्षा के व्यवसायीकरण वाला मुद्दा कहीं ना कहीं आनंद कुमार की कहानी पर भी हावी हो गया है। फिल्म के कुछ गाने अच्छे हैं, लेकिन फिल्म में मिसफिट हैं और सिर्फ लंबाई बढ़ाते हैं। ऋतिक रोशन को जब आनंद कुमार की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था तो खुद आनंद कुमार को लगा था कि यह सही चुनाव नहीं है। हालांकि ऋतिक रोशन ने बेहतरीन अभिनय किया है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात फिल्म देखते समय खटकती रहती है कि हम ऋतिक को देख रहे हैं। आनंद कुमार ने संघर्ष, गरीबी, इंटेलिजेंसी को ऋतिक ने अपने अभिनय से अच्छे से व्यक्त किया है। उस सीन में ऋतिक का अभिनय देखने लायक है जब उन्हें पता चलता है कि उनके द्वारा पढ़ाए गए सभी बच्चे IIT के लिए चुन लिए गए हैं। बिना कोई संवाद बोले ऋतिक ने केवल अपने एक्सप्रेशन से इस सीन को यादगार बना दिया। उनकी स्किन कलर में बदलाव भी आंखों को खटकता है। आदित्य श्रीवास्तव, पंकज त्रिपाठी और बीरेंद्र सक्सेना ने अपने अभिनय से फिल्मों को सजाया है। ये तीनों मंझे हुए कलाकार हैं और अपने किरदारों को इन्होंने बारीकी से पकड़ा है। मरलाल ठाकुर का रोल लंबा नहीं है, लेकिन जो भी सीन उन्हें मिले उन्होंने अच्छे से किए। अमित साध का रोल कुछ ज़्यादा ही फिल्मी हो गया है। कुल मिलाकर सुपर 30 एक मिली जुली फिल्म है जिसमें कुछ गैर जरूरी और उबाऊ घटनाक्रम है, तो दूसरी ओर ऋतिक रोशन का शानदार अभिनय और अच्छे इमोशनल सीन फिल्म को कुछ हद तक बचा लेते हैं। निर्माता नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, फैंटेस फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट। निर्देशक विकास बहल, संगीत अजय अतुल, कलाकार ऋतिक रोशन, मृणाल ठाकुर, पंकज त्रिपाठी, आदित्य श्रीवास्तव, अमित साध। सेंसर सर्टिफिकेट हुई है 2 घंटे 34 मिनट की फिल्म, रेटिंग 3/5। फिल्म जगत ने हमेशा से फिल्मी नायकों और अनोखी कहानियों से दर्शकों को उम्मीद और प्रेरणा दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिनेमा ने आम जनमानस को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, मगर जब ठीक इसका उल्टा होता है तो नज़ारा कुछ और सुखद हो जाता है। असली जीवन के नायकों की कहानियाँ फिल्मों के जरिए लोगों तक पहुँचती हैं और दर्शक हैरान रह जाते हैं कि इन अनसंग हीरोज ने समाज को किस तरह से बदला है। ऐसी एक कहानी है सुपर 30 की, जो जाने माने गर्तक आनंद कुमार की ज़िंदगी पर आधारित है। आनंद कुमार पटना के गर्तक के वैसे टीचर हैं जिन्होंने निचले तबके के अति अभावग्रस्त सुग्राक बच्चों को फ्री कोचिंग देकर IIT में उनके दाखिले का मार्ग प्रशस्त किया है। जिस वक्त शिक्षा मंत्री श्री राम सिंह यानी पंकज त्रिपाठी आनंद कुमार ने ऋतिक रोशन को गणित की प्रतियोगिता के लिए रामानुजन मेडल दे रहे होते हैं, उस वक्त भी आनंद कुमार की निगाहें बगल में खड़े लड़के के हाथ की किताब पर होती है। आनंद कुमार को अपनी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत के बल पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मगर एक दिन उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ राजा के बच्चों को राजा बनाने में लगा हुआ है। अर्जुन सरीखे साधन संपन्न बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उसे एकलव्य बनाकर उसका अंगूठा काटा जा रहा है। बस उसके बाद आनंद कुमार की सोच बदल जाती है। वह सुपर 30 की शुरुआत करता है, जिसके जरिए वह 30 ऐसे बच्चों को IIT की तैयारी कराने का दुष्कर फैसला करता है जिनके पास शिक्षा पाने की लगन हो लेकिन साधन नहीं। उसके इस फैसले में उसका भाई प्रणव कुमार यानी नंदी सिंह उसका पूरा साथ देता है, मगर उसका यह फैसला बहुत ही कांटों भरा साबित होता है। निर्देशक विकास बहल की फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी सदा हुआ है, मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी डेलोड्रामिक होकर खींच जाती है। उन्होंने आनंद कुमार से जुड़े विवादों को अपनी कहानी से दूर ही रखा है, अतः उन्हें जुड़े आरोपों का फिल्म में कोई जवाब नहीं मिलता। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि आनंद कुमार के जीवन के संघर्षों, परिवार के साथ उनके जज्बाती रिश्तों और गरीब बच्चों को रास्ते से उठाकर IITians बनाने के जज्बे को वह निर्देशन के जरिए बखूबी निभा ले गए हैं। सुपर 30 बच्चों की भूख, बेबसी और उनके आविष्कारों को विकास ने कहानी में इमोशनल ढंग से पिरोया है।
राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा, आपस से आविष्कार का जन्म होता है जैसे संवाद तालियां पीटने पर मजबूर कर देते हैं। ऋतिक रोशन आनंद कुमार के किरदार के सत्य को समझकर इसमें पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। हालांकि शुरुआत के कुछ मिनट जब हम इस ग्रे गार्ड कहलाने वाले सुपरस्टार को टैन और डिग्लैमर अवतार में देसी भाषा बोलते देखते हैं तो थोड़ा अलग लगता है, मगर फिर ऋतिक अपने समर्थ अभिनय के बल पर किरदार और कहानी के साथ तारतम्य साथ लेते हैं। वे हमें एक ऐसे सफ़र पर ले जाते हैं जो आंसुओं के साथ उम्मीद भी देती है। मृणाल ने छोटी सी भूमिका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। नंदीश सिंह प्रणव कुमार की भूमिका में एकदम फिट बैठे हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में पंकज त्रिपाठी ने खूब मनोरंजन किया है। पिता के रूप में वीरेंद्र सक्सेना का अभिनय दिल को छू जाता है। आदित्य श्रीवास्तव, अमित साध और विजय शर्मा ने अच्छा काम किया है। अजय अतुल के संगीत में उदित नारायण और श्रेया घोषाल का गाया जुगरपिया गाना मधुर बन पड़ा है। रेडियो मिर्ची के चार्ट पर यह गाना 10वें पायदान पर बज रहा था। अग्निपथ मूवी में गांव के बहुचर्चित स्कूल मास्टर यानी दीनानाथ चौहान कांचा चीना, जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, और उसके गिरोह की हीरोइन तस्करी के लिए एक आधार स्थापित करने की योजना का कड़ा विरोध करते हैं। कांचा और गांव के जमींदार दिनकर राव यानी गोगा कपूर द्वारा एक सेटअप घोटाले में बदनाम होने के बाद दीनानाथ को छेड़छाड़ करने वाले ग्रामीणों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, जो चीना के लाभ के लिए बहुत अधिक है। अपने पिता की हत्या का बदला लेने और अपनी मां सुहासिनी चौहान यानी रोहिणी हटकंडी के साथ बलात्कार के प्रयास का बदला लेने के लिए और अपने पिता के नाम से साफ करने की तीव्र इच्छा के साथ उसके बेटे विजय दीनानाथ चौहान यानी अमिताभ बच्चन ने उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। माँ और बहन शिक्षा यानी नीलम की भाग्य के एक अजीब मोड़ से उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के धुंधले अंडरबेली में उतरने का कारण बनता है। उसे गैंगस्टर हसमुख यानी अरविंद राठौड़, उस्मान भाई ने अवतार गिल और अन्ना शेट्टी यानी दीपक सिरके ने अपने कब्जे में ले लिया। सीढ़ी पर अपने तरीके से काम करते हुए विजय एक अंडरवर्ल्ड किंग पिन के रूप में कुख्यात प्राप्त करता हुआ बड़ा होता है। विजय को पुलिस आयुक्त MS गायतोंडे यानी विक्रम गोखले, जो उसकी आलोचना करते हुए उसके लिए सहानुभूति स्थान का पोषण करते हैं, उनके पूर्व मालिकों द्वारा उनके जीवन पर संभवित हत्या के प्रयास के बाद जब उन्होंने उसके ड्रग तस्करी कार्यों में सहयोग करने से इनकार कर दिया। हालांकि विजय ने गायतोंडे की चिंता को खारिज करते हुए कहा कि वह पहले से ही नियोजित प्रयास से अवगत है और बिना किसी पूर्व आक्रमण या विरोध के इसे अंजाम देने का इरादा रखता है। विजय की कार पर उसके आकाओं ने घात लगाकर हमला किया, जिससे उस पर कई राउंड फायरिंग की और बाद में उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसे एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्णन अय्यर MA यानी मिथुन चक्रवर्ती द्वारा खोजा गया, जो उसे अस्पताल ले जाता है और उसकी जान बचाता है। उसका दोस्त बन जाता है और अंततः शिक्षा के अंगरक्षक के रूप में रोजगार पाता है। कमिश्नर गायतोंडे का अनुमान है कि विजय ने मूल रूप से अपने ऊपर हत्या का प्रयास करने के लिए एक जुआ खेला ताकि अपने अनुयायियों की धारणा में खुद को देवता की स्थिति में ऊंचा किया जा सके। अपने दुश्मनों को कवर करने के लिए चिल्लाते हुए भेज दिया। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्णन विजय को उनके बिस्तर से चुपके से अपने आकाओं के हाथ एक और हत्या के प्रयास से बचाता है। विजय एक एक करके हत्यारों को निशाना बनाकर अपनी हत्या के प्रयास का बदला लेता है। वह हसमुख और उस्मान भाई को मारने से शुरू होता है, जो विजय को क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद है। विजय की मां अपनी आपराधिक प्रवृत्तियों को दृढ़ता से स्वीकार करती है और शिक्षा के साथ उससे अलग रहती है। एक रात जब विजय रात को खाने के कार्यक्रम के लिए आता है तो उसकी मां उसे अपने पिता के अच्छे नाम को बदनाम करने के लिए उसका पीछा करके घर से भगा देती है। विजय आहत और परेशान मैरी की बाहों में सांत्वना चाहता है और उसके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। तब शिक्षा का अपहरण कर लिया जाता है और अन्ना शेट्टी द्वारा एक झोंके में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने सहयोगियों की मौत का बदला लेना चाहता है। और कृष्णन द्वारा एक असफल बचाव प्रयास उन दोनों के बीच विवाद के साथ समाप्त होता है। विजय सुनता है और गुस्से में आकर अन्ना को मारने आता है। अन्ना की बेरहमी से पिटाई करने के बाद विजय ने उसे तलवार से काट दिया। कृष्णन और शिक्षा के बीच घनिष्ठ मुठभेड़ उन दोनों के बीच बढ़ती घनिष्ठता का कारण बनती है और वे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं।
विजय नाराज है और अपनी माँ के साथ संबंधों के खिलाफ जोरदार विरोध करता है, लेकिन जब उसकी माँ उसे अस्वीकार करती है और कृष्णन को अपना अच्छा बेटा मानती है तो उसे फिर से फटकार लगाई जाती है। इन मामूली से संबंध और गहराई से आहत विजय मेरी में संतना चाहता है और बाद में उसे शादी करता है और अपनी माँ का पक्ष पाने के लिए सही तरीके से चीज़ों को करने का संकल्प करता है। कांचा चीना के साथ अपने पुराने गांव में प्रवेश की अनुमति देने के लिए एक सौदा काटने के बाद विजय कई राजनीतियों को गति देता है जो चीना के अपराधियों कार्यों को काम करता है और उसे गांव का कानूनी स्वामित्व हासिल करता है। वह कांचस के गुर के गोरा यानी बाप क्रिस्टो को मारता है, जिसे पूर्व आयुक्त गाइडोंटे की हत्या के लिए भेजा जाता है। जिस तरह उसके पिता की हत्या की गई थी उसी तरह वह बदनाम और ग्रामीणों के हाथ दिनकर राव की हत्या करवा देता है। विजय ने चीना को दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान के बारे में सूचित किया। चीना की लैला ने अर्चना परन सिंह को अदालत में कांचा के खिलाफ गवाही देने की व्यवस्था करके उसे जेल में डाल दिया। लैला खुद को बेस्से की बेटी शांति के रूप में प्रकट करती है, जिससे उसे बदनाम करने के लिए मास्टर दीनानाथ को स्थापित करने में मदद की और वह कांचा को वापस पाने के लिए विजय का तुरुफ का पत्ता रही। विजय के लिए आखिरी तिनका है और अपने आपराधिक तरीकों पर लौटने और उन्हें बचाने के लिए आग की राह पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। एक हिंसक और खूनी संघर्ष होता है क्योंकि चीना हर इमारत पर बमबारी करता है और विजय द्वारा मारे जाने से पहले पूरे गांव को ध्वस्त कर देता है, जो उसे भीषण आग में फेंक देता है और उसे जिंदा जला देता है। हालांकि विजय कांचा द्वारा उन पर लगाए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण दम तोड़ देता है। अपने परिवार के पुराने घर की जगह पर अपनी मां की गोद में मरते हुए विजय अपने चुने हुए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है कि वह वास्तव में अग्निपथ आग का मार्ग यानी अपने पिता की कविता को एक अच्छे लड़के के रूप में सिखाया गया था, अपने परिवार के लिए न्याय पाने के लिए चला गया और जोर देकर कहा कि वह अपराधी नहीं है। उसकी मां कृष्णन शिक्षा और मरियम के साथ उसके शरीर पर रोती है, अंत में उसे क्षमा कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था। 1990 में रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ, जो उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 10वें स्थान पर रही थी। फिर भी फ्लॉप ही मानी गई। कारण था इसका भारी भरकम बजट। मुकुल आनंद द्वारा बनाई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गैंगस्टर का रोल किया था। इस फिल्म का नाम अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अग्निपथ से लिया गया था और फिल्म में इस कविता की कुछ लाइनों का इस्तेमाल भी किया गया था। इसका डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था, जिसे देखो वही विजय दीनानाथ चौहान की रट लगाए हुए था। आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ के गालों में रुई भर दी जाती थी ताकि वे चिपके हुए न लगे और आवाज भी थोड़ी अलग निकले। ऐसा है कुछ मार्लन ब्रांडो के साथ भी किया गया था। जब वे हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर की शूटिंग कर रहे थे, गॉडफादर में तो ये तकरीबन काम कर गई, पर अमिताभ को लोगों ने इस फिल्म में कुछ खास पसंद नहीं किया था। फिल्म के एक सीन में अमिताभ के किरदार को मां द्वारा घर से निकाल दिए जाने के बाद दुखी विजय को फिल्म की हीरोइन माधवी के साथ बेड सीन करना था और अमिताभ उस सीन को करने में सहज नहीं थे। इस बारे में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर मुकुल आनंद से बात की और उस सीन को फिल्म से निकाल दिया गया। वैसे तो टीनू आनंद और अमिताभ एक ही उम्र के हैं, मगर इस फिल्म में टीनू का किरदार अमिताभ के बड़े उम्र का है और उसे वैसा ही दिखाने के लिए टीनू को अपना सर मुड़ाना पड़ा। वैसे तो एक्टर डायरेक्टर के तौर पर दोनों ने शहंशाह मैं आज़ाद हूँ और कालिया में साथ काम किया था, पर साथ में एक्टिंग करने का मौका दोनों को पहली बार अग्निपथ में मिला था। इस फिल्म में विलन के नाम पर काफ़ी चर्चा हो रही थी, पर कोई सही नाम सोच नहीं रहा था। ऐसे में फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे डैनी ने कई नाम सुझाए, जिसमें से फिल्म के डायरेक्टर मुकुल को कांचा चीना नाम बेहद पसंद आया और उसे फाइल कर दिया गया। फिल्म में कृष्णन अय्यर का किरदार मिथुन की असल जिंदगी के एक मित्र से प्रेरित था, जो कभी मिथुन का रूममेट हुआ करता था। ये बात उन दिनों की है जब मिथुन इतने बड़े स्टार नहीं थे और किराए के कमरे में रहते थे। उसी रूम में एक और लड़का रहता था जिसका नाम देवियो था। वो कमरे के किराए में 150 रुपये और मिथुन 75 रुपये दिया करते थे। उस रूम में एक ही बिस्तर था जिस पर देवियो सोया करता था और मिथुन जमीन पर सोते थे। इस फिल्म में पहली बार अमिताभ और डैनी ने साथ में काम किया था। हालांकि दोनों के साथ काम करने का ऑफर शोले और कुली में भी मिला था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। दोनों ने अपने करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू किया था, लेकिन उन्हें साथ काम करने के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि डैनी और मुकुल पहले भी कानून क्या करेगा और एतबार जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे।
दीपक सिरके, अवतार गिल, डैनी सबने फिल्म में अमिताभ के बड़े उम्र का किरदार अदा किया है। हालांकि असल जिंदगी में सारे हम उम्र हैं या अमिताभ से छोटे हैं। फिल्म में अमिताभ की मां का रोल करने वाले अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी खुद अमिताभ से उम्र में काफ़ी छोटी हैं। फिल्म में आलोक नाथ द्वारा निभाया गया मास्टर दीनानाथ का किरदार 1972 में आई फिल्म पिंजरा में श्रीराम लागू के निभाए गए किरदार मास्टर श्रीधर पंत से प्रेरित था। जुम्मा चुम्मा दे दे गाना पहले इसी फिल्म के लिए तैयार किया गया था, मगर डायरेक्टर को लगा कि ये गाना विजय के किरदार पर शूट नहीं करेगा, तो उन्होंने फिल्म में जुम्मा की जगह अली बाबा गाने को फिल्म में फिट कर दिया। बाद में उस गाने को अमिताभ के भले ही फिल्म हम में इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म में कई हॉलीवुड गानों का इस्तेमाल किया गया, जैसे ग्लेन फ्रे का गाना न्यू बिलोंग टू द सिटी को क्रिएट करके फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मोरी कोटो का गाना ये के को भी उस सीन में इस्तेमाल किया गया है जहां अमिताभ का किरदार डैनी के किरदार से मिलता है। अग्निपथ 1990 का रीमेक सही समय पर रिलीज हुआ है। इस समय दर्शकों की रुचि में बदलाव आया है। 80 और 90 के दशक में जिस तरह की फिल्में बनती थी वैसी फिल्में पसंद की जा रही हैं। सिंघम, दबंग, वांटेड, बॉडीगार्ड इसका सबूत है। इन्हें हम ठेठ जैसी फिल्म कह सकते हैं। सीधे हीरो और विलन की लड़ाई इनमें होती है। पहली रील में पता चल जाता है कि हीरो का टारगेट है बदला लेना। ये भी पता रहता है कि वह इसमें कामयाब होगा। दिलचस्पी सिर्फ इसमें होती है कि कैसे। मुकुल एस आनंद निर्देशित फिल्म अग्निपथ 1990 फ्लॉप रही थी। अमिताभ बच्चन ने आवाज़ बदलकर संवाद डब किए थे जो दर्शकों की समझ में नहीं आए और इसे फिल्म के पिटने का मुख्य कारण माना गया। किसी फ्लॉप फिल्म का रीमेक बनाना बिरला उदाहरण है। दरअसल अमिताभ वाली अग्निपथ को बाद में टीवी पर देख दर्शकों ने काफ़ी सराहा। करण जौहर को लगा कि उनके पिता एस जौहर की फिल्म के साथ दर्शकों ने ठीक इंसाफ नहीं किया, इसलिए उन्होंने एक बार और इस फिल्म को बनाया ताकि इसकी सफलता के जरिए वे साबित कर सके कि उनके पिता द्वारा बनाई गई फिल्म उम्दा थी। अग्निपथ 2012 एक बदले की कहानी है। इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, लेकिन फिल्म की मूल कहानी 1990 में रिलीज हुई फिल्म जैसी ही है। मांडवा में रहने वाला बालक विजय दीनानाथ चौहान यानी मास्टर अरेश भिवंडी की आंखों के सामने उसके सिद्धार्थवंती पिता यानी चेतन पंडित को कांचा चीना यानी संजय दत्त बरगद के पेड़ से लटका कर मार डालता है, क्योंकि कांचा के बुरे इरादों की राह में मास्टर रुकावट थे। विजय अपनी मां यानी जरीना साहब के साथ मुंबई जा पहुंचता है, जहां उसकी मां एक बेटी को जन्म देती है। विजय का एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी तरह से पिता की मौत का बदला लेना। वह गैंगस्टर राउफ लाला यानी ऋषि कपूर की शरण लेता है। अब विजय यानी ऋतिक रोशन बड़ा हो चुका है, अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। राउफ लाला के जरिए वह कांचा तक जा पहुंचता है और किस तरीके से बदला लेता है यह फिल्म का सार है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ड्रामेटिक है। हर